हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जी ये सब। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 6 के एनसीईआरटी। क्लास 6 के एनसीईआरटी में हम लोग देख रहे हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री में हमारा आज 7वां चैप्टर है, राज्य से साम्राज्य। ये हम सीटेट के लिए कवर कर रहे हैं क्योंकि सेकंड पेपर अगर हमें पास करना है तो एसएसटी में हमें एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं और उसे हमें पूरा कवर करके फिर प्रीवियस ईयर करना है ताकि अच्छे मार्क्स आ पाएँ। लेकिन अब अगर आप बीपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं तो बीपीएससी के लिए भी देख सकते हैं एनसीईआरटी। तो फिर हम शुरू कर रहे हैं। ये हमारे जो चैप्टर है इसका नाम है राज्य से साम्राज्य। इस अध्याय में रुपए रोशन के रुपए वाली सामग्री में बच्चे की तस्वीर के साथ लगाए गए हम जिन शेरों का चित्र पैसों के रूप में देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। मतलब कि रोशन नाम का एक कोई बच्चा है, उसके पास पैसा है, पैसे में शेर का जो चित्र है उसमें उस में जो शेर है उसका भी एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काट के बनाया गया है। मतलब जो पत्थर होते हैं उसको काट के बनाया गया है। फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया है। मतलब सारनाथ में स्थापित किया गया है। अशोक स्तंभ हमारा कहाँ है? सारनाथ में। इस विषय में तुमने कक्षा इसके बारे में हमने पढ़ चुका है। जो हमारा 6वां चैप्टर है उसमें हमने पढ़ लिया है। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभ और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए हैं। मतलब इस इतिहास के जो हमारे अशोक थे ये महानतम राजाओं में से एक थे। इनके कहने पे ही ये बहुत सारे अभिलेख बनाए गए हैं और ऐसे ये स्तंभ भी बनाया गया है। इसके पहले कि हम यह जाने कि अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य और साम्राज्य को क्यों कहा जाता है। मतलब कि इसको देखने से पहले हम देखें उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मतलब अशोक जिस साम्राज्य पे शासन करते थे चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको उसकी स्थापना की थी। 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नामक एक बुद्धिमान व्यक्ति चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चंद्रगुप्त के जो गुरु थे वो कौटिल्य या फिर चाणक्य, उनकी सहायता से चंद्रगुप्त जो थे इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी 2300 साल पहले। और उसके बाद इसी मतलब साम्राज्य पे शासन जो किए थे अशोक किए थे। अशोक के ये दादा थे। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नामक किताब से मिलती है। अगर पूछेगा अर्थशास्त्र नामक किताब किसने लिखी है तो चाणक्य। चाणक्य के कई नाम है, चाणक्य और कौटिल्य। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। मतलब उस साम्राज्य में बहुत सारे नगर थे। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन, तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर थे। मतलब जो मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी पाटलिपुत्र थी, उसके बाद ऐसे बहुत सारे थे जैसे उज्जैन हो गया, तक्षशिला, ये सब प्रमुख नगर थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम में और मध्य एशिया के आने जाने का मार्ग था। जो तक्षशिला था वो उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तर भारत से दक्षिण भारत जाने वाला रास्ता था। उज्जैन जो था ये उत्तर भारत से दक्षिण भारत की तरफ आने वाला रास्ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। ऐसा माना जाता है कि इन नगरों में जो व्यापारी थे और सरकारी अधिकारी थे और शिल्पकार वो लोग रहते थे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालक के गांव बसे हुए थे। मतलब साम्राज्य के बहुत से क्षेत्रों में किसान थे और पशुपालक भी थे गांव में। साम्राज्य मध्य भारत में जैसे इलाकों में ज्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज्यादातर हिस्सा जो था वो जंगलों से भरा हुआ था। वहां पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। मतलब फल फूल इकट्ठा करते थे और जानवरों का शिकार करते थे और उसके बाद अपनी जीविका जो है उसको चलाते थे। साम्राज्य के अलग-अलग इलाकों में लोग भिन्न-भिन्न भाषाएँ बोलते थे। साम्राज्य के अलग-अलग इलाकों में जो लोग थे, भिन्न-भिन्न भाषाएँ बोलते थे। वे लोग शायद अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। ऐसा माना जाता है कि वो लोग अलग टाइप का भोजन करते थे और अलग किस्म का जो है कपड़े भी वो लोग पहनते थे। राज्य से साम्राज्य कैसे भिन्न है इसको देखते हैं। साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं। उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की ज़रूरत होती है, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती है। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की ज़रूरत होती है। साम्राज्य का प्रशासन। चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था इसलिए अलग-अलग हिस्सों पर अलग-अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास पास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके में गांवों और शहरों के किसान, पशुपालक, शिल्पकार, व्यापारी से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति। मतलब कि इतना ज्यादा बड़ा साम्राज्य था, सबसे अगर जो कर इकट्ठा करना था तो राजा उसके लिए अब खुद तो जाके नहीं कर सकते थे।
तो उसके लिए वो अधिकारी रखते थे ताकि मतलब कि वो टैक्स ले सकें। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे अधिकारी उन्हें उनको सज़ा भी देते थे। मतलब जो राजा की बात नहीं मानते थे, अधिकारी जो रहते थे उनको सज़ा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था, कई कई अधिकारी जो है उनको वेतन दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारी अधिकारी के कार्यकलाप पर नज़र रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था जो राज्य परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानी से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था। अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल बना दिया जाता था। मतलब जो राजकुमार होते हैं वहाँ का उन्हें राज्यपाल यानी गवर्नर बना दिया जाता था। लेकिन ऐसा लगता था कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। मतलब ऐसा माना जाता है बताया जाता है कि जहाँ के लोग हैं वहाँ के लोगों के बारे में मतलब जहाँ पे हैं वहाँ के स्थानीय नियम और परंपराओं को ही मानते थे। प्रा प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। मतलब कि आवागमन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था और जो मौर्य शासक थे वो नियंत्रण रखते थे मार्ग और नदियों पे कि कोई आज आ ना पाए और मतलब कि कोई वो नहीं युद्ध ना कर पाए, आक्रमण ना कर पाए। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे वो इकट्ठा किया जाता था। और जैसे यहाँ से जो लोग वहाँ के रहते थे उन्हें मतलब जो भी संसाधन या फिर भेंट देते थे उसे इकट्ठा कर लेते थे। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने के कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। मतलब कि उत्तर पश्चिम में से कंबल लाया जाता था और दक्षिण भारत जो था सोने के लिए फेमस था, तो वहाँ से सोना लाया जाता है। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। मतलब ऐसा माना जाता है कि संसाधन जो थे वो नजरानों के रूप में इकट्ठे किए जाते थे और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे और लास्ट में जो थे वो जंगल वाले इलाके आते थे। वहाँ रहने वाले काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। वहाँ रहने वाले लोग जो थे काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारी हाथी, लकड़ी, मधु और सोम जैसी चीज़ों को लाकर दें। नज़राना क्या होता है? नज़राना वह होता है ये क्वेश्चन आता है नज़राना से। नज़राना जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वही नज़राना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। मतलब कर जो था वो नियमित रूप से इकट्ठा किया जाता था और नज़राना जो था वो अनियमित रूप से जब मन हो तब ये लोग इकट्ठा कर लेते थे। ऐसे नज़राने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों के लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। और मतलब नज़राना जो था ये लोग स्वेच्छा से भी लोग इसको दे देते थे। राजधानी में सम्राट मेगास्थनीज चंद्रगुप्त दरबार के पश्चिम एशिया यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। देखो मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक इनकी जो पुस्तक है इंडिका की रचना की थी और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर जो था उसने भेजा था क्योंकि सेल्यूकस निकेटर की बेटी की शादी हेलेन से हुई। हेलेन जो थी वो चंद्रगुप्त से हुई थी और इस वजह से मतलब उसने भेजा था एक किसी को दरबारी कवि बना के, जैसे मेगास्थनीज को इन्होंने भेजा था। मेगास्थनीज की जो पुस्तक है इससे ही पता चलता है चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के बारे में। और पाटलिपुत्र आधुनिक पटना के बारे में। यह एक विशाल खूबसूरत नगर है। यह विशाल की प्राचीर से घिरा हो जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। ये पाटलिपुत्र के बारे में लिखता है ये बहुत ज़्यादा विशाल और बहुत अच्छा है। प्राचीर से घिरा हुआ है ये जहाँ पे 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर हैं, लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने वशेरों से घिरा है। तो ये पटना के बारे में था। अशोक एक अनोखा सम्राट इसको देखते हैं। अशोक मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। वो ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की थी। मतलब पहला ऐसा शासक था जो अभिलेखों के द्वारा जनता तक अपनी मतलब जो संदेश था उसको पहुंचाने की कोशिश की थी। अशोक के ज्यादातर अभिलेख जो है प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। अशोक के जो हैं अभिलेख सबसे ज्यादा प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं। कलिंग अशोक का कलिंग का युद्ध। अशोक जब राजा बना था उसके बाद कलिंग का युद्ध लड़ा। राजा बनने के बाद कलिंग का युद्ध इसका फर्स्ट एंड लास्ट था क्योंकि जब ये राजा बन गया था तो इसने बोल दिया था कि इतना ज्यादा नरसंहार हुआ था कि ये बोला कि अब मैं कभी मतलब ये किसी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगा जिससे खून खराबा, और इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था।
कलिंग तटवर्ती उड़ीसा प्राचीन का नाम है, मतलब उड़ीसा का जो नाम प्राचीन नाम है उसका कलिंग है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा को देखकर उसने युद्ध मतलब वितृष्णा हो गई, मतलब कि अब वो युद्ध से एकदम नफरत कर लिया। उन्होंने निर्णय लिया कि वो भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे, और उन्होंने मतलब कि एक वो लिया था निर्णय कि अब मैं कभी युद्ध नहीं करूंगा। कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख, अशोक का एक अभिलेख है, वो कलिंग के बारे में बताता है। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग की विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। इस पे मुझे अपार दुःख हुआ है। इसने अपने अभिलेख में ये सब लिखा है। जब किसी स्वतंत्र देश को जीतता है तो लोग लाखों लोग मारे जाते हैं, मतलब जब कोई भी किसी देश को जीतता है तो लाखों लोग मारे ही जाते हैं, चाहे वार हो चाहे कुछ भी हो। बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं, इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों मित्रों को बहुत प्यार करते तथा दास मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वो भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या फिर उनके प्रियजनों उन्हें खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैं धम्म पालन करने और दूसरों की रक्षा करने का निश्चय किया है, मतलब कि धम्म का पालन करेगा, क्योंकि ये बौद्ध धर्म अपना लिए थे। मैं मानता हूँ कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख के भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे पोते युद्ध भी ना करें, मतलब इसलिए क्या कि ताकि हमारा बेटा जो हो या फिर जो पोते हों युद्ध ना करें। अशोक का धम्म, अशोक का धम्म क्या था? अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा शिव किसी का कर्मकांड की आवश्यकता नहीं होती थी। ये धम्म से क्वेश्चन आता है, मतलब कि कोई भगवान नहीं थे या फिर कोई कर्मकांड नहीं था। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। मतलब कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा शिक्षा देते हैं, उसी तरह अशोक भी चाहते थे कि अपने प्रजा को निर्देश दें, कि वो बुद्ध के उपदेश से भी प्रेरित हुए थे। वो बुद्ध के, मतलब मैंने आपको बताया कि बौद्ध धर्म इन्होंने अपना लिया था। ऐसी कई समस्या थी जिनमें उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग-अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे। इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। उनके साम्राज्य में ही कई, मतलब जैसे भी हमारे इंडिया में अलग-अलग धर्म मानने वाले लोग हैं, तो उनके साम्राज्य में भी ऐसे ही थे। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार में और पड़ोसियों के बीच में झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है, मतलब कि अशोक ने ये महसूस किया कि उनका कर्तव्य है इसका निदान पाया जाए। उन्होंने धम्म महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह-जगह पर जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। ये याद रखिएगा, उन्होंने धम्म महामात नाम से अधिकारियों की नियुक्ति की थी, जो जगह-जगह पर जाके धम्म की शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस में दूत भेजे। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को इसी कार्य के हेतु उसने श्रीलंका भेज दिया। ये याद रखिएगा, उन्होंने सीरिया, मिस्र, ग्रीस में दूत तो भेजे थे, लेकिन श्रीलंका में उनका जो पुत्र था महेंद्र और पुत्री जो थी संघमित्रा, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने भेज दिया था। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों और जानवरों की चिकित्सा की व्यवस्था भी की, मतलब कि चिकित्सा की व्यवस्था की, मतलब हॉस्पिटल वगैरह तो उस टाइम पे नहीं होते थे। जो चिकित्सक होते थे उनकी व्यवस्था की, मनुष्य के लिए भी और पशुओं के लिए भी। और उन्होंने सड़क बनवाए, कई मतलब कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए। अपनी प्रजा के लिए अशोक ने क्या संदेश दिया था? लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं, उदाहरण के लिए जब वो बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर जब यात्रा शुरू करते हैं, तब ये तरह-तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम का नहीं, मतलब उन्होंने बताया ये कर्मकांड किसी काम का नहीं। इसके बदले अगर दूसरी रीतियों को माने तो वो ज़्यादा फलदायी होगा। ये अन्य प्रकार की रीतियाँ हैं। यह अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना, ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरों के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत हैं। मतलब वो कहते थे अपने धर्म की सिर्फ प्रशंसा और दूसरे की बुराई करना ये गलत बात है। हर किसी को दूसरे का धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बढ़ाई और दूसरे धर्म की बुराई करता है तो वो वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा है। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। तो ये सब अशोक ने कहा था।
ब्राह्मी लिपि। आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई हैं। यहाँ आप अब अक्षर को अलग-अलग भाषाओं की लिपियों में देख सकते हैं। ये देखिए, आरंभिक ब्राह्मी में ऐसे बनाया जाता था, देवनागरी हिंदी में हमारा ऐसे बनाया जाता है, बांग्ला में ऐसे बनाया जाता है, मलयालम में ऐसे बनाया जाता है और तमिल में ऐसे बनाया जाता है। तो फिर ये चैप्टर तो खत्म हो गया। इस चैप्टर से जितना भी इम्पोर्टेंट था मैंने करा दिया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट ज़रूर से करिएगा और शेयर भी करिएगा।